वीज़ा फॉर बिगनर्स मतलब कि अगर कोई फ़र्स्ट एवर टाइम वीज़ा लेना चाहता है शेंगन एरिया का या कनाडा का, यूके का, यूएस का, कोरिया, जापान का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का, और वो ये समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम स्टार्टिंग करें जिससे कि आने वाले कुछ समय में हमारी फ़ाइल कंप्लीट हो सके और हमारा विदेश जाने का जो हमने ड्रीम देखा हुआ है छुट्टियों के लिए, किसी से मिलने के लिए या जो भी पर्पस है वो हम पूरा कर सकें। तो जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं, ये सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। चाहे जिनके पहले से वीज़ा लग चुके हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहेगी, लेकिन स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि अगर वो इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं तो अपना बहुत समय वो बचा पाएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो भी वीज़ा मिलता है, जो भी वीज़ा का अप्रूवल रेट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एम्बेसी के ऊपर होता है। यानी ऐसी कोई अश्योरेंस नहीं है कि 100% वीज़ा मिलता ही मिलता है, क्योंकि फ़ाइनल रिज़ल्ट हमेशा एम्बेसी के पास ही रहता है, कॉन्सुलेट के पास ही रहता है। बट क्योंकि आपके पास पावर है अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने की, अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करने की, अपने केस को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने की, और जियोपॉलिटिकल नॉलेज थोड़ा सा अगर आप रखेंगे, यानी किस टाइम किस समय में कहाँ का वीज़ा अप्लाई करें, ये सारे सर्कमस्टांसेस को थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और इस वीडियो में दिए हुए डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर रिज़ल्ट आपके फेवर में आना चाहिए। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप अपना पासपोर्ट बनवाएं। अगर आपने एजुकेशन पूरी की हुई है, एटलीस्ट आप 10th या 12th पास हैं, तो एटलीस्ट आपका पासपोर्ट जो है वो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला हो, ECR वाला ना हो। यानी फर्स्ट स्टेप हो गया पासपोर्ट बनाने का, और पासपोर्ट जो है हमारा ECR ना हो, ये हमें ध्यान रखना होगा। ECR और नॉन ECR के ऊपर हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी अगर किसी ने बेसिक एजुकेशन भी अपनी पूरी नहीं की हुई है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपील कर रही है कि वहाँ पे जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर है प्लीज़ वो इस पर्टिकुलर व्यक्ति की हेल्प करें, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर कि इनको पता हो ये कौन सी फ़्लाइट पर जा रहे हैं, कौन से देश में जा रहे हैं, सो एंड सो। तो इसलिए उस पर ECR लिखा होता है। तो बेसिकली नॉन ECR अगर पासपोर्ट होता है तो इमिग्रेशन में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, दैट्स ऑल। तो कोशिश करें कि नॉन ECR पासपोर्ट हो, आपने बेसिक एजुकेशन पूरी की है तो उसका रिजल्ट, उसका डेफिनेटली उसके सबूत ज़रूर लगाएं। दूसरा, आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप अपनी सारी की सारी इनकम अपने सेविंग अकाउंट में लें। अगर आप कैश में ले रहे हैं तो कैश में लेना बंद करें। ये भी नहीं चलेगा कि आपने कैश में लिया और जाके कैश डिपॉजिट कर दिया, वो भी काफ़ी नहीं है। आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी से कहें कि आप कैश मुझे ना दे करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, तो कंपनी हो सकता है आपको चेक दे, आपको नेट बैंकिंग करें या जो भी करें, वो उस कंपनी के ऊपर है। लेकिन जस्ट मेक श्योर कि आप कैश ना लें और कैश का डायरेक्ट डिपॉजिट ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये थोड़ी सी इसकी अच्छी रेलेवेंस नहीं काउंट होती है। एक कंपनी अगर डायरेक्ट सैलरी आपको देती है तो उसकी रेलेवेंस ज़्यादा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी कैश का काम थोड़ा सा कम करना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट में दिखेंगी उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसलर को पता लगेगी फिर आपके बारे में। यानी आप अपने करंट अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो अपनी करंट अकाउंट में करें। करंट अकाउंट से फिर आप अपना जो भी आपकी इनकम बनती है, आप हो सकता है आप 30,000 लेते हैं, हो सकता है आप 90,000 लेते हैं या उससे भी ज़्यादा, तो जो भी आपने मंथली अपना एक फिगर बना रखा है कि इतना पैसा मेरे को चाहिए, आप अपने करंट अकाउंट से पर मंथ अपने सेविंग अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अगर आप बिज़नेस करते हैं तो करंट और सेविंग दोनों मेंटेन होनी चाहिए, और अगर आप जॉब करते हैं तो सिर्फ सेविंग या सैलरी जो भी आपका अकाउंट है वो मेंटेन होना चाहिए। ये चीज़ें आपको 6 महीने की मेंटेनेंस रखनी चाहिए। शेंगन में ज़्यादातर देश 3 महीने की स्टेटमेंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हम फिर भी आपको सेफ़र साइड होकर कहेंगे कि 6 महीने तक आपका मिनिमम ये बैलेंस और ये रिकॉर्ड पूरी तरीके से मेंटेन रहना चाहिए। अच्छी बात ही रहती है कल को अगर आपने कभी बैंक से लोन भी लेना हो ना, तो भी ये चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। और इनफैक्ट सिर्फ शेंगन ही नहीं या UK ही नहीं, और भी अगर आपने दूसरे देशों में जाना होता है, यानी फ़िलीपींस जैसे, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी जाना होता है, वहाँ पर भी ये चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। तो आपने प्रॉपर तरीके से सैलरी ले ली और प्रॉपर तरीके से आप अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। उसमें एक मिनिमम बैलेंस होता है, आपने कई बार सुना होगा कि इतना बैलेंस होना चाहिए। यूजुअली वो इसलिए देखा जाता है, काउंसलर देखना चाहता है कि हाँ जी आप हमारे देश में आना चाह रहे हो, तो लेकिन क्या आपने जो भी 10, 15, 20 दिन का ट्रैवल प्लान दिखाया है, क्या उसको पूरा करने लायक आपके पास पैसे हैं कि नहीं, तो वो आपके अकाउंट में दिखने चाहिए। वो उतना ही नहीं, उससे थोड़े ज़्यादा ही होने चाहिए। जैसे 2 लाख रुपये का अगर टूर बनता है तो आपके अकाउंट में 3, साढ़े 3 लाख रुपये का बैलेंस अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पे काम करने के पुख्ता सबूत, और आपने अच्छे से वहाँ से अपनी लीव सेंक्शन करा दी है, उसका प्रॉपर नोटिस। यानी पुख्ता सबूत मतलब अगर आपने वहाँ पे जॉब की है तो उस अकाउंट में आपके जहाँ पर भी सैलरी आ रही है, हो सकता है आपने सेविंग अकाउंट अलग बनाया, सैलरी अकाउंट अलग बनाया, तो सेविंग के साथ साथ सैलरी को भी आपको अटैच करना होगा।
सैलरी स्लिप को साथ में आप अपनी कंपनी से अपील करें कि आपको सैलरी स्लिप इशू करके दें। अगर कंपनी आपको डिनाई करती है तो कंपनी के सीए से स्पेशल रिक्वेस्ट लें, अपनी एचआर टीम से अप्रूवल लें, क्योंकि सैलरी स्लिप आप कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर आपको सैलरी मिलती है तो नेचुरली आपको सैलरी स्लिप मिलेगी। उसके बाद आप कंपनी से अपना लेटर, आपने जो भी छुट्टियां ली हैं 10 दिन 15 दिन की, वो पूरी सैंक्शन करवाएं। उसमें लिखे प्रॉपर लीव सैंक्शन, मेरे को आप लीव दीजिए क्योंकि मेरे को यूरोप में घूमना है, मुझे जापान घूमना है या मुझे कनाडा जाना है। आप उसमें लिखवाएं कि 1 तारीख से 15 तारीख तक मुझे ट्रिप चाहिए बिकॉज आई एम गोइंग टू कनाडा फॉर टूरिज्म पर्पस। तो वो आपको लीव, अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, ज़्यादातर लीव जो अप्रूव होती है वो बाय ईमेल होती हैं। आपकी भेजी हुई रिक्वेस्ट प्लस उनका आया हुआ अप्रूवल, दोनों को आप स्टेपल करके या दोनों को अटैच अपनी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज आपको प्रॉपर लेटर हेड पे एनओसी भी देती हैं। अगर आपकी कंपनी आपको इसी फॉर्मेट में देती हैं तो आप लेटर हेड पे भी एनओसी ले सकते हैं, यानी ईमेल का भी एक्सेप्टेबल है, और अगर आपकी कंपनी वैसे रिटर्न में देती है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके बाद जो भी आपका ट्रैवल प्लान है, आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ट्रैवल प्लान किस तरीके से है। यानी मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मैंने पासपोर्ट बनवाया जी, मेरी सैलरी अच्छे से आ रही है, 6 महीने हो गए, मेरे को प्लीज़ मेरे को कनाडा का वीज़ा दे दो, तो इतनी आसानी से ऐसे वीज़ा नहीं मिलते होते। कनाडा के काउंसलर सोचेंगे कि भाई आपने कभी इंडिया के आसपास कहीं ट्रैवल नहीं किया, आपके पास कोई खास रीज़न नहीं है वापस आने के, यानी आप मैरिड नहीं है, आपके नाम पे प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो आप वापस क्यों आएंगे? आप वापस आने के रीज़न हमें बताएं। आपको वापस आने के रीज़न भी जस्टिफाई करने होंगे। अगर आप मैरिड नहीं हैं या फिर आपकी अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो उस केस में अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें या अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि काउंसलर को ये चीज़ अश्योर हो कि आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और आप कहीं पर भी अपने इमिग्रेशन लॉस को कहीं पर भी अब्यूज़ नहीं करते हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। कुछ इस तरीके की अप्रोच आप अपनी फाइल में भी दिखाएं। इसके बाद अगर एक्चुअल में आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर एक्चुअल में आप मैरिड हैं, किड्स हैं, तो ये सारे सबूत लगाने चाहिए, डेफिनेटली लगाने चाहिए। आप इनको लगाएं। हो सकता है काफ़ी सारे कॉन्सुलेट्स आपको वापस रिटर्न कर दें, जैसे स्पेन है। स्पेन में अगर आप ये सबूत लगाएंगे तो बीएलएस वाले आपको आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट वापस दे देंगे, वो अलग बात है। तो उस केस में अपने लेटर हेड पे या एसओपी पे या फिर कवर लेटर पे इस चीज़ को मेंशन करें कि भाई मैं मैरिड हूँ, मेरे इतने किड्स हैं, मेरे बच्चों के नाम ये हैं, या फिर मेरे नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ़ यू वांट देन आई कैन प्रेजेंट माई डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन। इस तरीके से उसको मेंशन करें। ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, यानी 6 महीने तक आपको प्रॉपरली अपने अकाउंट को मेंटेन भी करना होगा। और अगर आपके पास एसेट्स या फैमिली वाले या कोई ऐसे रीजंस नहीं है जिससे वापस आने का इंडिकेशन पूरा हो, तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना चाहिए। अब क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रैवल कहाँ करना चाहिए। ट्रैवलिंग पे आप स्टार्टिंग करें इंडिया के आसपास से, जो चीपेस्ट डेस्टिनेशन है। आप थाईलैंड जा सकते हैं। थाईलैंड की अच्छी बात है कि स्टिकर वीज़ा आजकल मिल रहा है, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। मलेशिया जा सकते हैं, आप कंबोडिया जा सकते हैं, वहाँ के भी स्टिकर वीज़ा मिल रहे हैं। आप सिंगापुर भी जा सकते हैं, यानी एक ही ट्रिप में आप ये 2-3 कंट्रीज़ को क्लब कर सकते हैं। सिमिलरली आप उधर दुबई भी जा सकते हैं। दुबई के साथ अगर आप चाहें अर्मेनिया को या जॉर्जिया को क्लब कर सकते हैं। बट ध्यान रहे अर्मेनिया जॉर्जिया की आजकल कुछ खास अच्छा अप्रूवल रेट नहीं है, खासतौर से जॉर्जिया का अप्रूवल रेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप अर्मेनिया अप्लाई करते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ठीक हो। आप दुबई के साथ अर्मेनिया को भी क्लब कर सकते हैं, सर्बिया को भी क्लब कर सकते हैं, अल्बानिया को भी क्लब कर सकते हैं। बट वहाँ का इमिग्रेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा वहाँ पे आपको मुश्किल हालात हो सकते हैं। तो इसलिए आपका ऐसा कोई सीन ख़राब ना हो, कोई ट्रैवल में ऐसे आपका नुकसान ना हो, तो आप दुबई में किसी और को ना क्लब करें तो ही अच्छा है। यानी दुबई का ट्रिप लगाकर आप आ सकते हैं। इधर से अगर आप चाहें श्रीलंका और मालदीव्स का ट्रिप लगा सकते हैं। यूजुअली हम मालदीव्स रिकमेंड इसलिए नहीं करते ट्रैवल हिस्ट्री में, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है, थोड़ी सी महंगी डेस्टिनेशन है। अगर किसी ने सिर्फ टच एंड गो वाली ट्रिप करनी है, 3-4 दिन रुक के आना है, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, थोड़ा बहुत घूमना फिरना है, थोड़ा लेजर एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करना है, तो हम उसको मालदीव्स इसलिए नहीं रिकमेंड करते क्योंकि वो थोड़ी सी एक फैमिली काइंड ऑफ हनीमून डेस्टिनेशन है। वहाँ पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, होटल्स एक्सपेंसिव है, खाना पीना एक्सपेंसिव है, वहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं है, देश सब कुछ इंपोर्ट करता है। तो इसलिए जब कोई चीज़ इंपोर्ट होती है तो नेचुरली उसकी चीज़ उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे और वो थोड़ी सी महंगी ही मिलेगी आपको। इन कॉन्ट्रास्ट साउथ ईस्ट एशिया हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, दुबई हो गया, वो काफ़ी रिलेटिवली अच्छे हैं, चीपर हैं। आप इनमें से 3-4 देशों का ट्रिप कर सकते हैं, 2-3 देशों का भी कर सकते हैं। अब इनका ट्रिप करने के बाद अगर आप कनाडा अप्लाई कराते हैं तो भी चांसेस बहुत ब्राइट नहीं बनते, क्योंकि काउंसलर इस तरीके से सोच सकता है कि भाई आपने सिर्फ इन 2-3 देशों में ट्रैवल किया हुआ है और वो भी आपने अभी ही ट्रैवल किया हुआ है, प्लस आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं कन्विंस हो जाऊं। तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार और ट्रिप अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अपने नाम पे एसेट्स ले सकते हैं। आपको लगे बार बार ट्रैवलिंग में अपना पैसा क्यों ख़राब करूं, तो आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। उस प्रॉपर्टी में जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करेंगे वहाँ के रजिस्ट्रेशन प्रूफ अरेंज करें और अपने पासपोर्ट के साथ अटैच करें। ये आपके वापस आने के रीजंस बनते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रोफाइल पर शुरू से लेकर अंत तक काम कर सकते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें
जैसा मैंने समझाया उस तरीके से कर लेते हैं तो उसके बाद आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और कनाडा ट्रैवल करने के आपके सपने पूरे हो सकते हैं, या यूके, शेंगन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप जाना चाहें वो सारी चीज़ें। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे से सुना था कि जियोपॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं। जियोपॉलिटिकल रीजंस थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, समझने ज़रूरी हैं। यानी किसी भी देश में अगर कोई हालात ठीक नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के हालात ठीक नहीं है, तो इन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पर ट्रैवल करें अनटिल अनलेस बहुत अर्जेंट हो। यूक्रेन में तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, बट अगर आप रशिया में कुछ अर्जेंट है तो डेफिनेटली जा सकते हैं। जो इंडिया के जो रिलेशंस हैं वैसे चाइना के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। चाइना ने टूरिज्म काफ़ी पहले ओपन कर दिया था, इंडिया ने बहुत पहले ओपन कर दिया था, लेकिन ना इंडियंस चाइनीज़ को आने देते हैं, ना चाइनीज़ इंडियंस को। ऐसे ही थोड़ा सा सिर्फ बिजनेस वीज़ा मिलते हैं और टूरिस्ट वीज़ा मिलते नहीं हैं। आप में से काफ़ी सारे क्लाइंट्स लगातार चाइना की रिक्वेस्ट करते रहते हैं। चाइना पे हम रेगुलरली इस पर रिसर्च कर रहे हैं, एम्बेसी से टच में हैं, कोई ना कोई ऐसा कॉन्क्रीट आंसर मिले जिससे हम आपको अपडेट कर सकें कि कब से, कैसे, किस तरीके से आप आसानी से वीज़ा लें, जैसे कोरोना से पहले मिलता है। तो वो बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी, डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड, वो बहुत जल्दी आएगी। तो जियोपॉलिटिकल नॉलेज इस सेंस में हेल्पफुल होता है। अब श्रीलंका, जैसे वहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए हैं, तो वहाँ पर भी हम रिकमेंड नहीं करते कि आप वहाँ पर जाएं, इसलिए नहीं कि वहाँ वीज़ा नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कि वहाँ पे जाके जहाँ पर एक देश में रेवोल्यूशन चल रहा हो, एक तूफ़ान चल रहा हो, तूफ़ान के बीच में खड़े होना समझदारी नहीं है। तो पहले वो चीज़ें ठीक हो जाएँ, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, फिर आप जाएँ। किसने रोका है? बिल्कुल जाएँ। तो ये जियोपॉलिटिकल नॉलेज होती है तो थोड़ा सा आसानी मिल जाती है आपके ट्रैवलिंग प्लान को बनाने में। आप सस्ता ट्रैवल प्लान बना पाएंगे, महंगा भी नहीं। आप ऑफ सीज़न में जाते तो और भी सस्ता ट्रैवल प्लान बना पाएंगे, क्योंकि पीक सीज़न में कोई भी जाता है उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जब कोई ऑफ सीज़न में जाता है तो अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बहुत हेल्प करती हैं। तो वीज़ा भी एक तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही है। आप एकदम से, अगर आपके पास आज आपने पासवर्ड बनाया, आप सोचे कल मेरे को वीज़ा मिल जाए, मिल भी सकता है, बिल्कुल तुक्के लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप तरीके से अपनी पूरी प्रोफाइल पे काम करते हैं, अपने अकाउंट पे, अपने ट्रैवल पे, जिस तरीके से हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, तो नेचुरली आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके रिगार्ड में अगर आप हमारा असिस्टेंस चाहते हैं या किसी भी वीज़ा असिस्टेंस के लिए अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।